आज कोई डिले नहीं होगा, कोई भी चीज़ टाला नहीं जाएगा। आज मैं और आप साथ में म्यूचुअल फंड करेंगे और ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड करना आप 500 की करो, 1000 की करो, ये आपके ऊपर है, बट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है और जितने भी आप अर्ली एज में हो उतना अच्छा है। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप कोई कॉलेज के स्टूडेंट हो और आप मेरा वीडियो देखते हो, अगर आप 18, 19, 20 ईयर्स के हो, 500 मंथली तो आप अपनी पॉकेट मनी या कहीं से सेव कर सकते हो, तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करो। जितना अर्ली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना हमें बेनिफिट। जस्ट वन डिस्क्लेमर, जिस भी फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल तरीका है फंड्स को शॉर्ट करने का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है आप उनसे कंसल्ट करके इन्वेस्टिंग करो, बट ये मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी एक्साइटेड, आपके अंदर भी वो एनर्जी आ पाए, ताकि म्यूचुअल फंड या इक्विटी सेगमेंट में हम एक्सपोज रहे, पुराने जो ट्रेडिशनल वे हैं FD और इन सब में फंसे हुए ना रहे, बल्कि थोड़ा म्यूचुअल फंड के तरफ। बिना और कोई बात किए अब हम डायरेक्टली लाइव म्यूचुअल फंड करते हैं। तो आज मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ वो है ग्रो। आप कोई भी अदर ऐप यूज़ कर सकते हो, मुझे ग्रो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है इसलिए मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन से, या आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी कर सकते हो, बट मोबाइल भी इक्वली कन्वीनियंट और ईज़ ऑफ यूज़ है जितना आप ईजिली लैपटॉप या डेस्कटॉप से करोगे। तो इसके अंदर आपको 2 सेगमेंट दिख रहा होगा, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। इसमें मेरा ID लॉग्ड इन है तो मैं म्यूचुअल फंड्स पे आ जाता हूँ। और अगर आप जानना चाहते हो ग्रो पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो तो बहुत सिंपल है, आप ग्रो को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, आप अपने ईमेल ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लो। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो CSDL NSDL एक्टिवेट होता है, तो आप यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होता है। मेक श्योर जो भी आपका मोबाइल में आधार नंबर रजिस्टर्ड है उसमें आपको OTP आए, तो आप वहाँ पे OTP यहाँ पे डालोगे तो वो आपका लॉग इन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रो ने बहुत अच्छा चीज़ किया है कि इसके अंदर आप देखोगे तो इसने कलेक्शन बना दिया है, हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, बेटर देन FD। तो यहाँ पे 6 सेगमेंट है, हम 1 बाय 1 सारे सेगमेंट को देखेंगे। और नीचे आप आओगे तो इन्होंने इंपोर्ट फंड्स का भी एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप बाहर भी कहीं इन्वेस्टेड हो म्यूचुअल फंड में तो आप उसको भी ग्रो पे ला सकते हो और यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। और नीचे ऑल म्यूचुअल फंड्स है, हम इसके ऊपर भी आएंगे कि कौन से यूज़र किस सेगमेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 सारे को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटर देन FD। तो अगर आप देखोगे बेटर देन FD मतलब आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत लो है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए ये बेटर देन FD वाला बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सेफ भी है, यहाँ पे आपका ज़्यादातर पैसा डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। अगर आप देखोगे ICICI प्रूडेंशियल का शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, फिर आदित्य बिरला का है, तो और इसका एनुअलाइज रिटर्न ऊपर में 3 ईयर्स का आ रहा है, तो 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर्स कर सकते हो। ये जो आपको दिखाता है दिस इज़ अ एनुअलाइज रिटर्न, मतलब इतना का आपको कंपाउंडिंग मिलता है। मतलब अगर मैं बोलूँ आपको 8% का रिटर्न है तो हर साल आपका पैसा 8% से कंपाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये 8.60% का 3 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न है। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप सेफ सेगमेंट में रहना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग आता है ELSS। अगर आप ELSS के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। ELSS के अंदर आपको 80C के अंदर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। अगर आप टैक्स सेविंग के अंडर आओगे तो सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ भी बहुत सारे टैक्स सेवर फंड दिख जाएंगे, इनका एनुअलाइज रिटर्न दिख जाएगा। जिस म्यूचुअल फंड में हम एक्चुअली करेंगे मैं उसके अंदर आपको सारे पैरामीटर्स दिखाऊंगा, इसीलिए मैं अभी हर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको पैरामीटर्स नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्टर बेट्स। जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर बताया था, लार्ज कैप, मिड कैप जैसे होते हैं, वैसे ही सेक्टोरल फंड्स होता है। तो अगर हम सेक्टोरल और थीमेटिक फंड के जाएं तो आप इसमें देखोगे एक टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले जो इसमें ऊपर में आ रही है वो है ICICI प्रूडेंशियल की टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो नीचे टाटा डिजिटल फंड है, इसमें नेम से क्लियर नहीं हो रहा कि इसमें क्या क्या है। तो इसके अंदर अगर हम आएंगे और नीचे आप आके देखोगे इसके होल्डिंग्स में, तो इसके अंदर इन्फोसिस है, TCS है। तो आप डिटेल यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस में चले जाओ तो आपको ये बहुत अच्छे से बता देगा कि इसका सेगमेंट कैसे हुआ। ये टेक्नोलॉजी में 77% तक इन्वेस्टेड है, इसीलिए इसके नाम में भी टेक्नोलॉजी था। इस तरह से आप डिटेल देख सकते हो कि ये किस किस पर्टिकुलर फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक। अभी 3 और बचे हैं, हाई रिटर्न, टॉप कंपनीज और SIP वर्थ 500। तो पहले देखते हैं SIP वर्थ 500 वाला। ये सिंपल वैसा ही है कि जैसे आप कोई फंड्स होते हैं जिसमें मिनिमम अमाउंट 1000 की होती है, आप उसमें 500 से SIP नहीं कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो आप भी नोटिस करो कि ज़्यादातर इसमें आप देखोगे कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है। मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों रिस्क ज़्यादा होता है अगर आप जानना चाहते हो, अगेन म्यूचुअल फंड की पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। टॉप कंपनीज और हाई रिटर्न। अब मैं आप एक चीज़ बता दूँ कि अगर सेक्टोरल फंड ऑलरेडी वेरी रिस्की है, तो अगर आप न्यू टू इन्वेस्टिंग हो, आपको पहले से आपने इन्वेस्टिंग नहीं कर रखी है, तो पर्सनल
मेरा सजेशन है कि आप सेक्टोरल फंड्स में मत जाओ, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस करके आप एंटर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक वो सेगमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, लाइक कुछ टाइम बाद इंडिया में मॉनसून एंटर करने वाला है, तो आप जो फर्टिलाइजर स्पेसिफिक ऐसा कोई फंड होता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया आगे जा रहा है, तो इस तरह की आप एनालिसिस करके फिर आप सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में जाओ, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे एफर्ट एंड नॉलेज दोनों चीज़ चाहिए। तो पहले चलते हैं लालच वाला हाई रिटर्न्स में। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3 ईयर्स में 40%, 34.8% ऐसा रिटर्न्स आ रहा है। अगेन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ज़्यादातर जो आपको सेगमेंट दिखेंगे वो मिड कैप और स्मॉल कैप है। तो फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप रिस्की होता है। अगर आप बहुत अच्छे दिग्गज इन्वेस्टर हो तो आप इसमें जाना, बिगनर हो या आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो बेटर है आप मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट को, स्पेसिफिक सेगमेंट को अवॉइड करो। लेकिन अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें 70% लार्ज कैप में है और 30-20 मिड कैप या स्मॉल कैप है तो आप उसके अंदर जा सकते हो। तो अब इसके अंदर हम आएंगे तो आप नीचे देखोगे इसमें मिनिमम SIP आपको 1000 की करनी है। 67% ज़्यादातर लोग इसमें SIP प्रेफर कर रहे हैं दैन वन टाइम ऑर्डर्स। लेकिन एक चीज़ की इतना रिस्क क्यों लेना, लालच इज़ ओके, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लालच करना हो गया, ठीक है। अब थोड़ा लालच वाले सेगमेंट से बाहर आते हैं और चलते हैं टॉप कंपनीज़ के अंदर। तो आप इसमें देखो ज़्यादातर लार्ज कैप सेगमेंट है, तो दिस इज़ गुड कि ज़्यादातर आपका पैसा लार्ज कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब वो इंडिया की टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज होगी। तो इसमें हम एक्सिस ब्लू चिप फंड का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर हमारे यहाँ पे आप रैंकिंग फंड साइज तो देख ही सकते हो, मिनिमम SIP अमाउंट 500 बेस्ट है। जस्ट अ स्मॉल थिंग कि अभी हम इसमें ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब रिटर्न कैलकुलेटर में देखें तो आप देखो अगर हम 500 मंथली स्पेंड करते हैं तो एक साल में आपको कितना मिल रहा है, 3%। तो आप जान लो जब भी आप म्यूचुअल फंड ऐसे सेगमेंट में आ रहे हो तो आप इस माइंडसेट के साथ हो कि मिनिमम आपको 3 to 5 ईयर्स तो रहना ही रहना है। तो अगर मैं 3 साल में करूं तो 33% का रिटर्न दिखा रहा है और 5 ईयर्स में 50%। ये जो रिटर्न है ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, मतलब 18,000 का आप 30% निकालोगे तो अप्रॉक्स 5400 आएगा। तो आप 33% निकाल के ऐड करोगे तो 24,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको ब्रेसेस में रिटर्न दिखता है दिस इज़ अ डायरेक्ट रिटर्न जो आपके पैसे पे आपको मिलता है 3 ईयर्स में। ये है, आप जो ऊपर में रिटर्न देखते हो ये एनुअलाइज्ड रिटर्न होता है, ठीक है। इसमें भी आप देखो ज़्यादातर 87% लोग SIP ऑर्डर्स कर रहे हैं, हम लोग भी अभी SIP ही करने वाले हैं। अब इसके रिटर्न्स एंड रैंकिंग्स पे चले तो रिटर्न्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, रिटर्न कैलकुलेटर पे भी हमने रिटर्न कर लिया चेक। अगर सोचो हम इसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, सपोज 6,000 के अप्रॉक्स, तो देखो आप 2,16,000 हो रहा है और आपको 3 साल में 2,88,000 मिल रहा है। तो अगेन 30% रिटर्न इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। अगर आप इसकी कंपैरिजन देखोगे तो IDBI टॉप 100 फंड है। फिर आप नीचे होल्डिंग्स में आते हैं तो होल्डिंग्स में देखो इन्फोसिस है, बजाज फाइनेंस है, ICICI बैंक है। जस्ट वन थिंग कि मैं लार्ज कैप को ज़्यादा रिस्क इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि आपने देखा इसकी होल्डिंग्स में इन्फोसिस, ICICI बैंक। आप मेरे को बताओ इन्फोसिस कब डूब सकता है? IT बहुत अच्छा परफॉर्म करी, क्या 10 साल में इन्फोसिस डूब जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा? या ICICI बैंक जो बैंकिंग सेगमेंट में टॉप 10 के अंदर आता है, क्या वो 10 साल में डूब जाएगा? तो मैं इस थॉट प्रोसेस से थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ। ये थोड़ा लॉजिकल भी साउंड करता है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी कोलैप्स नहीं कर सकती, इसलिए लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्क होता है। बट आप ऊपर देखोगे तो ये लोग लार्ज कैप के अंदर भी आपको वेरी हाई रिस्क ही दिखाते हैं कि आप वही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपको सडनली कुछ इमरजेंसी हो गई और उस टाइम पे सपोज करो वो फंड उतना अच्छा नहीं जा रहा है तो थोड़ा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा पैसा जो है वही आप इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। अब डिटेल होल्डिंग एनालिसिस पे चलें तो आप देख सकते हो 95% तक इसमें इक्विटी में पैसा है, डेट के अंदर 4.5% है, एक्सपेंस रेशियो अगेन इसका बहुत कम है, 0.48% है। एग्जिट लोड ये बता रहे हैं विद इन 12 मंथ्स, क्योंकि हम SIP में जा रहे हैं तो विद इन 12 मंथ्स अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड लगता है। लेकिन बेटर है कि आपका हर जो इंस्टॉलमेंट आप डाल रहे हो उसका 1 साल हो जाए तब आप पैसा रिडीम करो। मतलब सपोज करो लास्ट इंस्टॉलमेंट आप इस फेब में दिए, फरवरी 2022 में, तो आप 22 में मत सोचो 1 साल होगा, 2023 के फेब के बाद आप पैसा निकालो। तो इस तरह हर इंस्टॉलमेंट का 1 साल हो जाएगा और आप एग्जिट लोड से बच जाओगे। फंड मैनेजमेंट आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लोग हैं, हितेश दास है। इसके डिटेल्स में आप जाओगे तो ये और कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं वो आप देख सकते हो। तो अदर प्लान्स आप देख सकते हो, रिसेंटली व्यू आपने क्या क्या किया। अभी तक सारी चीज़ों के हिसाब से मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है। मेनली 2 चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसकी होल्डिंग्स में जो कंपनी है और उसमें कितना वेटेज है। जैसे इन्फोसिस का आप देखो 10% वेटेज है, तो दिस इज़ गुड। ओवरऑल वो हम इसमें म्यूचुअल फंड सेगमेंट में आ रहे रिटर्न के कारण भी, तो हमें एक थोड़ा अच्छा रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो इसके अंदर हमें रिटर्न भी मिल रहा है। सिंस इसमें बड़ी बड़ी कंपनी है तो रिस्क तो है, क्योंकि आप जैसे ही इक्विटी सेगमेंट में एक्सपोज होते हो तो रिस्क तो होता है, लेकिन 3 साल 5 साल में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर वन टाइम नहीं मंथली SIP करते हैं ऑफ 500। तो मैंने क्लिक कर दिया मंथली SIP 500, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। SIP डेट ये मेरे से मांग रहा है, तो मैं SIP डेट को 25 की जगह 4th रख देता हूँ कि हर 4th ऑफ अप्रैल या ऐसे डेट में पैसा डिडक्ट हो जाएगा। कन्फर्म करते हैं।
इन्वेस्ट नाउ पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे इनका भी एक यूपीआई है, बट मैं गूगल पे का यूपीआई सेटअप करता हूँ। इससे पे करते हैं 500। यूपीआई सेलेक्ट करके पे कर दे रहा हूँ, तो मेरा पैसा डिडक्ट हो गया। पेमेंट करोगे गूगल पे के थ्रू या किसी भी यूपीआई से, तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया। आप देख लो यहाँ पे ग्रीन टिक लग रही है कि यू आर इन्वेस्ट। कंग्रेचुलेशंस, आपने भी आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ही लिया। तो यहाँ पे जब आप पेमेंट कंप्लीट करोगे तो एक चीज़ आती है कि सेटअप करने के लिए ऑटो डेबिट, मतलब वो आपके अकाउंट से अपने आप पैसा डिडक्ट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने कैंसिल कर दिया था। अभी आप देखो डैशबोर्ड पे यहाँ पे ये ऑटो पे मुझे सेटअप करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इसमें दो चीज़ होती है कि आपको बस जो भी अकाउंट नंबर है उसमें डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई करना होता है। तो मैंने डेबिट कार्ड चूज़ करा था। वहाँ पे डेबिट कार्ड डिटेल्स डाल के फिर एक बस OTP आती है एंड यू आर डन। आपका ऑटो पे सेटअप हो गया। आप देखो यहाँ पे इसके लिए भी चेक लग गई, ये पेंडिंग है, ये 3 to 4 वर्किंग डेज लगता है इसको अप्रूव होने में। उसके बाद ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैक्सिमम जो ऑटो पे की लिमिट सेट हुई है वो 1 लाख तक की सेट हुई है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में हमने अपना म्यूचुअल फंड SIP कर लिया। ठीक है, अगर आप 500 से ज़्यादा अमाउंट करना चाहते हो, आपकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो आप ऑब्वियसली ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप अदर ऐप ET मनी और कोई भी यूज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मुझे ग्रो ऐप बस थोड़ा ईजी लगता है। तो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो CAGR क्या होता है, XIRR क्या होता है, हमें SIP ऑप्ट करना चाहिए, लमसम ऑप्ट करना चाहिए, तो लेफ्ट को वीडियोज़ आ रहे हैं, आप क्लिक करके उन्हें देख सकते हो।